नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कमेंट सेक्शन में आपके दिए गए रिएक्शन से मैं यह डिसाइड करूंगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है अथवा नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, बिहार में 1793 में लागू की गई अस्थायी बंदोबस्ती का प्राथमिक आर्थिक प्रभाव क्या था। देखिए, ब्रिटिश काल में जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, उसके तहत जमींदारी व्यवस्था को स्थापित किया गया था और जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। किसान से उनके भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए थे और अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आय में वृद्धि करना था। साथ ही जमींदार के रूप में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजी साम्राज्य को एक सामाजिक आधार प्रदान कर सके। यह एक समझौता था जो एक प्रकार से स्थायी था, इसीलिए जमींदारों ने भूमि में और कृषि में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के हर संभव कोशिश में लग गए। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन देखें तो ब्रिटिश के लिए राजस्व में वृद्धि, यही पॉइंट होगा आंसर। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन नहीं, जमींदारी प्रथा को इसके द्वारा लागू किया गया था। कृषि स्वामित्व को बढ़ावा, किसानों से अधिकार छीन लिए गए थे, इसलिए ये नहीं होगा। कृषि उत्पादकता में कमी, चूंकि यह व्यवस्था अस्थायी था, इस कारण से जमींदारों ने हर संभव प्रयास किया कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके, ना कि कमी। तो इसीलिए पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। जो दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ हर्यंक वंश के तहत मगध की प्रमुखता का प्रमाण देता है। देखिए, यहां पर जो ऑप्शंस हैं, अर्थशास्त्र आपको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जो मौर्य काल का इतिहास बताता है। उसके बाद देखें हम लोग महाभारत एक महाकाव्य है जिसका कि संकलन गुप्त काल में किया गया था। बौद्धिस्ट त्रिपिटक, इससे पहले हम लोग मनुस्मृति को देखें। मनुस्मृति जो है एक कानूनी ग्रंथ है जो कि उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई थी। बौद्धिक त्रिपिटक ही इसका सही आंसर होगा। देखिए, बौद्धिक त्रिपिटक 3 प्रकार के बुक हैं। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना जो है वो पहले बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है जो कि उपाली के द्वारा रचना की गई है इसकी, और सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है जो कि आनंद के द्वारा इसकी रचना की गई है। और अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक सिद्धांत इसमें भरा हुआ है जो क्वेश्चन आंसर के रूप में संकलित है। तो हम लोग बौद्ध त्रिपिटक जो है उसके बारे में और जाने कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, अर्थात बुद्ध के मृत्यु के बाद उसका संकलन किया गया। और जो मुख्यतः विनय पिटक और सुत्त पिटक हैं उसमें तो हर्यंक वंश के समय ही अजात शत्रु थे, कालाशोक थे, उनके समय में यह बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम और द्वितीय। तो बिंबिसार और अजात शत्रु के समय में मगध की शक्ति का उल्लेख इसमें मिलता है। तो बुद्धिस्ट त्रिपिटक ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बिहार में कौन सी नदी प्रणाली अवुलसन के लिए अधिक संवेदनशील है। देखिए, अवुलसन का जो अर्थ होता है वह होता है नदी द्वारा अचानक मार्ग में परिवर्तन। मतलब अवुलसन का मतलब हो गया नदी द्वारा मार्ग में परिवर्तन। मार्ग में परिवर्तन क्यों होता है। देखिए, जब पहाड़ी नदियां तेजी से नीचे की ओर आती है तो काफी कटाव करती है और कटाव का जो गाद है वह बेसिन में जमा हो जाता है और इसके कारण से बेसिन में गाद अत्याधिक जमा होने के कारण से उसके मार्ग में अवरोध पैदा होने लगता है। तो इस कारण से वह अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है। कोसी नदी में भी सेम बात है। कोसी नदी जो है अपनी गाद और अस्थिर चैनल के कारण कुविख्यात है और विनाशकारी बाढ़ लाती है ये हमेशा। 2008 में आपने देखा था कि कोसी नदी प्रणाली में अवुलसन के कारण से, मार्ग बदलने के कारण से किस प्रकार की विनाशकारी बाढ़ आई थी। कुसहा डैम जो है, कुसहा नदी तटबंध टूट गया था और इससे जो है नेपाल और नॉर्थ बिहार का जो कई इलाका था वो डूब गया था। तो हम लोग इसमें देखें कि अवुलसन के लिए जो विख्यात है वह है कोसी नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें।
1857 के विद्रोह में बिहार से कौन से प्रमुख व्यक्ति जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? जो बिहार का प्रमुख व्यक्ति 1857 का सांकेतिक प्रमुख है, वह है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है 80 साल के उम्र में 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किए थे। बिहार वह भूमि है जहां पर कि 80 साल में लोग जवान होते हैं। तो इस कारण से बिहार का जो सिपाही विद्रोह था, उसके एक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर कुंवर सिंह को जाना जाता है। बिहार में जो अगर हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लें कि बिहार में जो सिपाही विद्रोह हुए थे, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 को। और कहां से हुई थी? तो देवघर के रोहिणी छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। पटना सिटी कब पहुंचा था विद्रोह? तो 3 जुलाई को पटना सिटी पहुंचा था। अगर आपको याद हो कि वहां पर जो है पीर अली नाम का एक बुक सेलर था, जिसने कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसको काबू करने के लिए अफीम का एक व्यापारी था लॉयल, जिसको कि भेजा गया था और लॉयल उसमें मारा भी गया था। पटना का कमिश्नर उस समय में प्रमुख एग्जाम में कई बार आते हैं, तो उस समय में पटना के जो कमिश्नर थे वो टेलर थे। उनका जो बुक है आवर क्राइसिस, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आवर क्राइसिस बुक आप याद रखेंगे। कुछ और ऑप्शंस जो हैं, जिससे जैसे कि बिरसा मुंडा हो गए, मंगल पांडे, उनको उनके विषय में भी देख लेते हैं। बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह के प्रतिनिधि जाने जाते हैं। मुंडा विद्रोह जिसके जिसके दौरान उन्होंने उल गुलान का नारा दिया था। 1899 से 1900 के बीच में यह विद्रोह हुआ था। 1900 ईस्वी में 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में ही। मंगल पांडे को 1857 का विद्रोह को शुरुआत कहिए तो चिंगारी देने का काम मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में इन्होंने जो है जो न्यू इनफील्ड राइफल था, उसके इस्तेमाल से मना कर दिया था। उस दौरान जो लेफ्टिनेंट बाग थे और मेजर जो था ह्यूसन, उसकी हत्या कर दी गई थी। और ब्रिटिश शासन का जो ब्रिटिश सरकार का उस समय में जो फैसला था, वो देखिए कितना जल्दी आता है कि 29 मार्च को यह घटना हुई और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के विषय में हम लोग जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाई थी। आजाद दस्ता का नेतृत्व किया था। बाद में भी जब देश स्वतंत्र हो गया था और आपातकाल लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा 1970 के दशक में, 1974 में, तो उस समय में भी इन्होंने संपूर्ण क्रांति के नारा के साथ में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 21वीं सदी में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी नीति सुधार ने भूमि राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंड म्यूटेशन एक्ट, बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट। बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट यानी कि बिहार भूमि उत्परिवर्तन अधिनियम, इसको दाखिल खारिज अधिनियम भी कहते हैं, जो कि 2011 का इंपॉर्टेंट अधिनियम है बिहार सरकार का। इसके द्वारा जब भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया और इस डिजिटल होने से क्या हुआ कि राजस्व प्रशासन सुगम हो गया, इसको अपडेट रखना थोड़ा सा आसान हो गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भूमि संबंधी विवाद को कम करना था। बिहार में कहावत है कि जमीन और जाल एक समान होता है, अर्थात जिस तरह जाल उलझा हुआ रहता है, इस तरह से जमीन का मामला भी उलझा हुआ रहता है। तो भूमि संबंधी विवाद को कम करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था की गई, यह एक्ट लाया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। बिहार में कौन सी पुरातात्विक स्थल भारत में लोहे के सबसे प्रारंभिक उपयोग का प्रमाण है? देखिए, यहां पर आंसर हो जाएगा चिरांद। चिरांद जगह जो है वो सारण जिले में है। सारण जिले में है। यहाँ यह जो है गंगा सरयू के संगम के पास स्थित है और यहाँ पर से 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के उपयोग का प्रमाण मिलता है। लोहे के उपयोग के विषय में जाने तो उत्तर वैदिक काल से ही लोहे के प्रयोग के विषय में जानकारी थी। अतरंजी खेरा एक जगह है यूपी का, वहां पर से जो है लोहा का हल भी प्राप्त हुआ है। तो अतरंजी खेरा भी इंपॉर्टेंट है लोहा के मद्देनजर। कुछ और ऑप्शन देखें, जैसे कि कुम्हरार हो गए। कुम्हरार जो था वो मौर्य काल से संबंधित स्थल है। यहाँ पर से चंद्रगुप्त मौर्य का जो है 80 खंभा वाला राजमहल प्राप्त हुआ है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ जो है वेस्ट चंपारण में है और मौर्यकालीन स्तंभ यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसके ऊपर की सिंह की आकृति बनी हुई है। एक और स्थल था लौरिया नंदनगढ़ के अलावा लौरिया अरारेज, जो ईस्ट चंपारण में था। और यहाँ पर जो है जो अशोक का स्तंभ है, इसमें बैल के शीर्ष वाला स्तंभ प्राप्त हुआ है। एक और ऑप्शन है राजगीर। राजगीर उसका प्राचीन नाम जो है राजगृह है या गिरिव्रज कहिए। हरियंक वंश का जो है मगध की, हरियंक वंश के समय में मगध की राजधानी यह रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
2023 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई सप्त क्रांति योजना का क्या महत्व है? देखिए यहाँ पर सप्त क्रांति योजना कोई एक तरह से कहिए तो बिहार सरकार की कोई औपचारिक योजना नहीं है, बल्कि राम मनोहर लोहिया जो थे, उन्होंने सब 7 क्रांति का अवधारणा को संदर्भित किया था और इन 7 क्रांतियों की अवधारणा के आधार पर ही बिहार सरकार का एक विशिष्ट पहल कहा जा सकता है इसको और विशिष्ट पहल के बजाय कहिए कि दार्शनिक रूपरेखा ज़्यादा है। लोहिया जो थे, उन्होंने 7 क्रांतियों के समय में प्रस्तावित किया था कि समानता, भेदभाव भेदभाव के विरुद्ध में अधिकार, जाति उन्मूलन हो गए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, निजी जीवन, प्राइवेसी। उन्होंने पहले ही 7 क्रांतियों के माध्यम से सत्याग्रह, इसको जो है पहले ही उन्होंने प्रस्तावित कर दिया था। तो बिहार सरकार जो है 7 क्रांति योजना को महिला सशक्तिकरण के इर्द-गिर्द शुरू किया है। तो इसमें ऑप्शन जो है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, यही हो जाएगा ऑप्शन 7 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें कि मध्यकालीन शासक ने बिहार में किस मध्यकालीन शासक ने बिहार में रोहतासगढ़ किले को अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए बनवाया था? देखिए रोहतासगढ़ का किला जो है वो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह जो है अपना उत्तर पश्चिमी सीमा को मुगल से सुरक्षित करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। उस समय में तत्कालीन जो शासक थे हुमायूं, उसके साथ में शेरशाह के 2 युद्ध हुए थे। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हो गई थी और दिल्ली सल्तनत पर अफगानों का कब्जा हो गया था। दिल्ली के गद्दी पर अफगानों का कब्जा हो गया था। बाद में 1555 में जाकर के सरहिंद का युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध जिसे कहते हैं। उसके बाद अफगानों को हरा करके पुनः जो है 15 साल के बाद हुमायूं जो है दिल्ली के गद्दी पर काबिज हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिहार विधानसभा को आवश्यकता पड़ने पर द्विसदनीय निकाय के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है? देखिए जो 169 आर्टिकल है वो भारत में 6 राज्य में विधानसभा की व्यवस्था का प्रावधान करता है। अभी जो 6 राज्य हैं यूपी, एपी, एमबी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, उसका बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया और तेलंगाना हो गया। ये 6 राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स आपको एक साथ याद रखने चाहिए, 168, 169 और 170। देखिए 168 में राज्य विधान पालिका का चर्चा किया गया है, जिसका कि अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। और 169 में हम लोग देख लिए कि विधान परिषद की व्यवस्था है। 170 में हम लोग देख लिए कि विधानसभा की व्यवस्था है। इसी प्रकार से एक और आर्टिकल का सीरीज आपको याद रखना चाहिए, 79, 80, 81। 79 में आपको संसद की व्यवस्था है, जिसमें कि राष्ट्रपति जिसका अभिन्न अंग होता है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो ये आर्टिकल आप साथ साथ एक साथ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका आंसर हो जाएगा 169। तो 169 में इसकी व्यवस्था की गई है कि आपके द्विसदनीय व्यवस्था हो, उसमें विधान परिषद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि बिहार में किस फसल के उत्पादन को सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मतलब श्री तकनीक के शुरुआत को बढ़ाया गया? देखिए श्री विधि खेती जो है वो धान की खेती से संबंधित है। श्री विधि द्वारा जो है कम पानी, कम उर्वरक के उपयोग करके धान का उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। बिहार में श्री विधि खेती जो है वो 2000 ईस्वी के दशक में शुरू की गई थी, जिससे कि धान की खेती में काफी लाभ प्राप्त हुआ। शेष अन्य फसलों पर भी इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन वैसा लक्षित प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा धान, पैडी, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बिहार में कौन सा ऐतिहासिक घटना गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिन्हित करता है? गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए जो सबसे प्रमुख कारण था वह था हून आक्रमण। देखिए 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य पर हून आक्रमण शुरू हुए थे। उस समय में जो शासक था स्कंदगुप्त, वह इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था, लेकिन इन आक्रमण को कहिए तो काउंटर बैलेंस करने में धन बल की इतनी क्षति हुई कि गुप्त साम्राज्य का पतन का शुरुआत हो गया। हुन के विषय में जाने, हुन जो है मध्य एशिया से आए हुए आक्रमणकारी थे।
जिन्होंने जो है उस समय में स्कंदगुप्त के समय में तोरामन एक शासक था, हून शासक, उसके नेतृत्व में गुप्त कालीन भारत पर आक्रमण किया था। बाद में तोरामन का पुत्र जो है मिहिरकुल उस आक्रमण का नेतृत्व करने लगा था। तो हून आक्रमण इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें कि 2025 तक बिहार का कौन सा जिला मखाना या फॉक्सनट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। दरभंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दरभंगा जो मिथिलांचल क्षेत्र है, मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना की खेती जो है वो परंपरागत रूप से की जाती है। मिथिला में एक कहावत है कि पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोली मुख में पान। इसका अर्थ है कि हर कदम पर यहाँ पर मिथिला में आपको तालाब मिल जाएगा, तालाब में मछली मिल जाएंगे, मखाना की खेती मिलेगी, मधुर बोली मिलेगी और मुंह में, वहां के लोग पान अधिक पसंद करते हैं तो मुख में पान आपको मिलेगा। यही जो है मिथिला की पहचान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, बिहार में कौन सी पर्यावरणीय घटना मुख्य रूप से हिमालयी नदियों के गाद के जमा होने के कारण होता है। हम लोग देख चुके हैं कि जैसे पहाड़ी नदी है वो कटाव के साथ में गाद जमा की बेसिन में, और गाद पहले से भरा हुआ है। अब जब गर्मी के समय में बर्फ पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी और आएगा तो वो पानी कहाँ जाएगा, तो पानी फैल जाएगा इन क्षेत्रों में। तो फैलने के कारण से बाढ़ आ जाएगी। मतलब गाद जमा होने के कारण से नदी का तल ऊंचा हो गया और अब जब पानी आएगा तो वह बाढ़ लाएगा। तो सबसे प्रमुख जो गाद जमा होने के कारण से घटना है वो फ्लडिंग की घटना है, बाढ़ की घटना है। और इसका हम लोग कंसेप्ट देख चुके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 1970 के दशक में बिहार में जेपी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। जेपी आंदोलन नाम से स्पष्ट है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के विषय में हम लोग देख चुके थोड़ा बहुत कि जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। बाद में 1970 के दशक में खासकर 1974 में जो भ्रष्टाचार और आपातकाल के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। बिहार में युवाओं को संगठित किया था। पहली बार बिहार ने विद्यार्थी आंदोलन को देखा था, छात्र आंदोलन को देखा था। छात्र आंदोलन के नेतृत्व के समय में इन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। बिहार के इस छात्र आंदोलन ने देश की राजनीति को बदल दिया और इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया। इसके जो प्रमुख नेता इससे निकल करके आए, इसके जो उपज हुए, उसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, स्वर्गीय सुशील मोदी, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, इनका जो है प्रमुख नाम आता है। तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो जयप्रकाश नारायण थे, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है, बिहार से गुजरने वाली कौन सी प्राचीन व्यापारिक मार्ग भारत को मध्य एशिया से जोड़ता था। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, सिल्क रूट, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ग्रैंड ट्रंक रोड। उसमें उत्तरापथ जो है वो मगध को जो है मध्य एशिया से जोड़ता था और व्यापारिक मार्ग था, इंपॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग था। और व्यापार के साथ साथ संस्कृति का भी आदान प्रदान में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि उत्तरापथ और दक्षिणापथ एक साथ आया है, तो उत्तरापथ दक्षिणापथ के विषय में जानिए कि मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 5 भाग में बांटा गया था, जिसमें कि उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती और प्राची था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी तोशली, अवंती की राजधानी उज्जैनी और प्राची जो आपका पटना का एरिया था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो मुख्य इसका आंसर हो जाएगा उत्तरापथ। लेकिन इसमें और भी जो इसके ऑप्शन है वो देखना जरूरी है। सिल्क रूट, सिल्क रूट के विषय में जानिए कि यह भी एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग था जो चीन से होकर के एशिया, यूरोप होते हुए अफ्रीका तक जाता था और इस पर मुख्यतः रेशम का व्यापार किया जाता था। इसी कारण से इसको सिल्क रूट के रूप में जाना जाता है। लेकिन रेशम के साथ साथ और भी अन्य वस्तु का व्यापार होता था इससे। अभी भी जो है इस सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने के लिए चीन लगा हुआ है और चीन ने एक इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया है। BRI परियोजना के तहत जो है ये भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि भारत का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है यहाँ से होकर के ये गुजर रहा है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरने के कारण से भारत इसका विरोध कर रहा है। भारत भी इसके काउंटर के रूप में, इसके विकल्प के रूप में आसियान इंडिया कनेक्टिविटी नेटवर्क और इंडिया मध्य एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मतलब काम कर रहा है। तो इसे काउंटर बैलेंस करने के लिए एक और ऑप्शन है इसमें, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड भी एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग ही था।
जो म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक जाता था। बाद में शेरशाह के द्वारा इसकी मरम्मत की गई थी और इसको नाम दिया गया था सड़क-ए-आजम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरापथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें। किस संविधान संशोधन ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? देखिए, बिहार कहिए या फिर अन्य देश के अन्य भाग में कहिए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 के तहत में 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में जो पंचायती राज स्थापित है वो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था को अपनाया गया भारत द्वारा। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार ने भी 73वें संविधान संशोधन के आधार पर ही जो है एक अधिनियम पास किया था 2006 में, त्रिस्तरीय बिहार पंचायती राज अधिनियम। तो यह प्रेरित है 73वीं संविधान संशोधन से ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। हाल के वर्षों में कौन सी आक्रामक प्रजाति बिहार के आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा किया? देखिए, इस बीच में यह काफी चर्चा का विषय रहा था कि कांवर झील के ऊपर में काफी जलकुंभी फैल गया था, जिससे कि कांवर झील के पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटर हाइसिंथ, जिसे कि जलकुंभी भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलकुंभी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग। किस मुगल सम्राट के राजस्व नीति को बिहार में टोडरमल के पर्यवेक्षण में पहली बार लागू किया गया था? देखिए, टोडरमल का नाम आते ही नवरत्नों की याद आ जाती है। टोडरमल जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था और मुगल दरबार में एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पर था, दीवान ए अशरफ के पद पर। और दीवान ए अशरफ के पद पर रहते हुए इसने भूमि बंदोबस्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और 1580 ईस्वी में इसने एक व्यवस्था को लागू किया था, दहसाला प्रथा को। तो इसने दहसाला व्यवस्था को लागू किया था 1580 में। इसके तहत क्या होता था कि जो 10 साल के दौरान उपज हुई है, 10 साल के दौरान जो उपज हुई है उसको उसके एवरेज को निकाल करके टैक्स फिक्स किया जाता था। तो चूंकि अकबर टोडरमल जो था वो अकबर के समय दरबार में था, इसलिए आंसर हो जाएगा अकबर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 1924 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना का बिहार के ग्रामीण विद्युतीकरण पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? देखिए, पीएम सूर्य घर योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के विषय में आप थोड़ा सा जानिए कि यह योजना जो है ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए है। इसके तहत हर परिवार को 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जितना भी कॉस्ट आएगा उसका 60% जो है पैसा जो है सरकार सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट अकाउंट में देगी। लेकिन मान के चलिए किसी का परिवार बड़ा है या उसको ज्यादा की जरूरत है, तो अगर वो 3 किलोवाट का भी प्लांट लगवाना चाहता है तो लगवा सकता है। 2 किलोवाट का तो 60% सब्सिडी मिलेगा, लेकिन 3 किलोवाट लगाने पर 1 किलोवाट का जो है प्लांट पर 40% की सब्सिडी मिलेगी। अर्थात अगर हम लोग एक अनुमान लगाएं तो 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में करीब आपको 1.5 लाख के करीब लागत आती है और इसमें जो सरकार जो है 80,000 के करीब दे देगी। तो ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें कि बिहार में आयोजित कौन सी बौद्ध सन्यासी सभा ने थेरवाद और महायान संप्रदायों के बीच विभाजन को औपचारिक रूप दिया था? देखिए, यहाँ पर है बौद्ध सन्यासी सभा, इससे तात्पर्य है बौद्ध संगीति। 4 प्रकार के बौद्ध संगीति देखें हम लोग देखेंगे, जिसमें कि द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान जो कि वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, उसका जो है कालाशोक के समय में, तो उसमें जो है जो पूर्वी और पश्चिमी गुट थे भिक्षुओं के, उनके बीच मतभेद के कारण से बौद्ध धर्म जो है 2 शाखा में विभाजित हो गई थी, स्थाविर और महासंघिक। स्थाविर और महासंघिक में बट गया था। तो स्थाविर जो था वो राहुल भद्र के नेतृत्व में अलग हुआ था, जिसे कि जिसका कि विकास बाद में थेरवाद शाखा के रूप में हुआ था। और महासंघिक जो था वो महाकश्यप के नेतृत्व में अलग हुआ था,
जिसका कि विकास बाद में महायान शाखा के रूप में होगा। बाद में हम लोग देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्ध धर्म अंतिम रूप से दो भाग में बढ़ जाएगा, हीनयान और महायान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड बौद्ध संगीति, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बार नजर डाल देते हैं, जो चारों बौद्ध संगीति हुआ था उस पर भी हम लोग नजर डाल देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि चार बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजात शत्रु के समय में, जो कि हुआ था सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, और इस दौरान जो है सुत्त पिटक विनय पिटक दो पुस्तक को संकलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कालाशोक के समय हुआ था वैशाली में, और इस समय में स्थाविर जिसे कि थेरवाद के रूप में जिसका विकास हुआ, और महासंघिक में यह जो है बौद्ध संप्रदाय बट गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, जो एक दार्शनिक विचार से क्वेश्चन आंसर के रूप में दार्शनिक विचार इसमें संकलित है। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था, कुंडल वन में, जो कश्मीर में पड़ता है, और हीनयान महायान शाखा में बट गया था। तो इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज देखा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, घूमते फिरते आ गए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो का जो है अपडेट और इम्पोर्टेंट पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।